नमस्ते साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने पहले 2 क्लासों में पढ़ा कि मनोविज्ञान का उदय है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो किस संदर्भ में हुई। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो आत्मा के अध्ययन के रूप में बढ़ा, उसके बाद मन एवं मस्तिष्क के रूप में बढ़ा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें जो थी आत्मा के अध्ययन के रूप में, मन मस्तिष्क के रूप में, ये अमान्य हो गई थी। इनका अभिप्राय कुछ समय तक ही चल पाया था। इसके बाद में 1852 ईस्वी की घटना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1852 ईस्वी की घटना, जर्मनी के लिप्जिंग में, लिप्जिंग एक शहर है, जर्मनी के लिप्जिंग में एक कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी के लिप्जिंग में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई जानकारी है कि 1879 में जो आप पढ़ते हो कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, वो इसी विश्वविद्यालय में की गई थी। और जर्मनी का एक जो शहर है, उस शहर का नाम है लिप्जिंग। इसकी घटना है दोस्तों, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, एक सम्मेलन था मनोविज्ञान के संदर्भ में। यहाँ पे एक सम्मेलन था मनोविज्ञान के संदर्भ में। अब जब ये जो सम्मेलन था तो यहाँ पे अनेक विद्वान आए हुए थे। इनमें से 2 विद्वान, सम्मेलन की समाप्ति हुई तो 2 विद्वान थे, एक तो डब्ल्यू था, एक जे था। 2 आपस में बातें कर रहे थे, और जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो बीच में आता है एस। एस का मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट आता है और आकर के ये जो डब्ल्यू है इसको नमस्ते करता है, पाँव छूता है। फिर ये दूसरी तरफ जाता है और ये जे है, इनको केवल नमस्ते करता और निकल पड़ता है। अब हमारी संस्कृति रही है दोस्तों, जब जहाँ 2 लोग एक पास में बराबर बैठे हों तो हमारी जो संस्कृति रही है कि हम दोनों को बराबर का मान सम्मान देते हैं। तब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका अपमान किया गया, मान सम्मान दिया नहीं गया। जब उनसे पूछा गया कि उस स्टूडेंट से कि तूने ऐसा क्यों किया भाई, कि तूने इनके तो पाँव छुए, नमस्ते की, और मेरे को केवल नमस्ते की और चलता बना। तब उस स्टूडेंट का जो जवाब था वो बड़ा ही लाजवाब था। लाजवाब का मतलब जिसका कोई जवाब ना। अब बड़ा ही लाजवाब था। उसने कहा ऐसने कि जो तुम, ये जो डब्ल्यू से कहा कि तुम जो प्रोफेसर हो वो दर्शन के प्रोफेसर हो। किसके प्रोफेसर हो? दर्शन के। और जे से कहा कि तुम जो प्रोफेसर हो वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर हो। अब उन्होंने कहा कि जब तुम दर्शन के प्रोफेसर हो, यानी तुम तो एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष हो, और तुम केवल और केवल टहनी मात्र हो। क्योंकि तुम दर्शन के प्रोफेसर हो तो तुम मनोविज्ञान के भी प्रोफेसर हो। अब इनसे कहा कि तुम जब मनोविज्ञान के प्रोफेसर हो तो तुम दर्शन के नहीं हो सकते। बड़ा ही सुनने जो लायक जवाब था। अब ऐसी घटना घटी, उनका अपमान किया गया, और जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहले ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, और भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके प्रति मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। दोस्तों, 1852 से लेकर के 1852 ईस्वी से लेकर, यानी मैं कहूँ कि लगभग 18 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 18 वर्षों बाद, यानी 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में इस, यानी जे का मतलब है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, और यहाँ डब्ल्यू का अर्थ है विलियम वुंड, विलियम वुंड। यहाँ पे विलियम जेम्स ने 1852 ईस्वी से लेकर के 1870 में, यानी 1852 में उनका अपमान हुआ। उन्हें एक अच्छे, यानी उच्च दृष्टि से नहीं देखा गया। जिस दृष्टि से दर्शन को देखा जाता था उस दृष्टि से मनोविज्ञान को नहीं देखा गया, क्योंकि एक दर्शन की एक शाखा के रूप में जाना जाता था मनोविज्ञान।
और जब यहाँ पे 1852 ईस्वी से लेकर के 18 वर्षों तक अथक प्रयासों के बाद, बहुत अधिक मेहनत के बाद 1870 ईस्वी में विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान को एक अलग सा दर्जा दिलवाया गया, यानी मैं कहूँ कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो 1870 ईस्वी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना गया। और किसके प्रयासों से जाना गया? विलियम जेम्स के प्रयासों से जाना गया। और इन्होंने ये जो घटना 1852 ईस्वी में घटी थी, कुछ घटनाएं ऐसी होती है दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे लोग भी उन कामों को बहुत बड़े स्तर पे लेकर के चले जाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्राणी को बहुत आगे तक पहुंचा देती हैं। अब यहाँ पे इनकी ये जो घटनाएं थी, इसी घटना ने मनोविज्ञान को एक अलग से स्वतंत्र विषय दिलाने का जो मुकाम था, जो मुकाम हासिल करवाया। और ये मुकाम 18 वर्षों के बाद यानी 1870 में उन्होंने हासिल किया। और 1870 में हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय हो गया था। उस विषय का नाम मनोविज्ञान रखा गया था। पूर्ण रूप से हम यहाँ कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान विषय जो था वो 1870 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, अब जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम विलियम जेम्स ने किया, तो यानी मान के चलिए कि एक अलग सी नई पहचान दिलाई। और जब नई पहचान दिलाई तो यहाँ पे विलियम जेम्स को जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को। इससे पहले, यानी कि ये तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, इससे पहले भी तो मनोविज्ञान के जनक हैं, यानी हम कहें कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है। इसके बारे में एक संशय है। क्वेश्चन इससे पहले आया कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। लेकिन दोस्तों इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। देखिए, लुंडिन नाम का मनोवैज्ञानिक है। लुंडिन कहता है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। चलो ये बात हम मान लेते हैं कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है कोलसेनिक। ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। कोलसेनिक के अनुसार, ये अपनी एक परिभाषा का रूप ले लेती हैं। कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का प्राचीन, या मैं कहूँ कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो को माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, लुंडिन तो कहता है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, और भी अन्य सारे के सारे जो है वो अरस्तु को मानते हैं। लेकिन अकेला कोलसेनिक है वो प्लेटो को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि हमने देखिए शुरुआत में चर्चाएं की थी कि प्लेटो के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के बारे में बताने वाला सबसे पहले प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए थे वो अरस्तु हुए थे। तो इन्होंने, कोलसेनिक ने कहा कि आत्मा की जो कल्पना थी, आत्मा की जो सबसे पहले रूपरेखा देने का काम किया था, वो अरस्तु से पहले किसने किया था? प्लेटो ने किया था। और प्लेटो के बाद में अरस्तु ने कार्य किया था। इसी एकमात्र कारण के कारण कोलसेनिक जो है वो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं। ये जनक हो गए दो। इसके बाद में हमारे पास आता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, जो हमने अभी पढ़ा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार हमारे मस्तिष्क में संशय पैदा कर देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। अब आप मार्केट में बहुत सी ऐसी पुस्तकें खरीदना
बहुत सी ऐसी पुस्तकें मिलेंगी और उन पुस्तकों में आपको विलियम जेम्स की जगह विलियम वुंट मिलेगा, विलियम वुंट मिलेगा। बहुत सी ऐसी, यानी मैं कहूँ कि 60% पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको विलियम वुंट मिलेगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ये गलत है दोस्तों, भरोसा नहीं करना, आपको करना है केवल और केवल विश्वास करना है। ये आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको मानना है? विलियम जेम्स को, न कि विलियम वुंट को। अब हमारे सामने, यानी मैं कहूँ कि 1870 में मनोविज्ञान है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया, और स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आता और एक अलग सी पहचान लेकर के आता 1870 ईस्वी में। और 1870 ईस्वी में, मैं कहूँ कि 1852 ईस्वी में प्रयास करना शुरू किया था विलियम जेम्स ने, और 1870 ईस्वी तक मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। दोस्तों 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान को जब स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला था, उस समय विलियम जेम्स ने कार्य ये किया। लेकिन 1870 के बाद यानी लगभग 9 वर्षों बाद यानी मैं कहूँ कि 1879 में विलियम वुंट ने कार्य किया। विलियम वुंट ने कार्य किया कि मनोविज्ञान के संबंध में विलियम जेम्स ने जो कार्य किया है उससे कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर के विलियम वुंट ने भी सोचा कि मैं भी कुछ कार्य करूं मनोविज्ञान के संबंध में। जब उन्होंने सोचा तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में जो हम चर्चाएं कर रहे थे, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। अब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का कार्य किया था 1879 में, जबकि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय कब मिल गया था? 1870 ईस्वी में मिल गया था। 9 वर्षों बाद विलियम वुंट के अथक प्रयासों के बाद कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण करने वाले थे विलियम वुंट। अब हमारे पास जनक हो जाते हैं, जैसे प्राचीन मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु है, कोलसैनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है, उसके बाद में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं। अब हमारे पास जनक हो गए 4। इससे आगे बढ़ते हैं। जब विलियम जेम्स ने 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान को स्वतंत्र दर्जा दिलाया, तो उस समय विलियम जेम्स का एक विचार था। विलियम जेम्स का विचार था कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। यह एक बहुत अच्छा विचार था दोस्तों। विलियम जेम्स का विचार था कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। अब यहाँ पे इसी विचार को ध्यान में रखते हुए, विलियम जेम्स के इसी विचार को मानते हुए मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अपनाया गया। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अपनाया गया 1870 ईस्वी में, यानी मैं कहूँ कि 19वीं सदी में। और 1870 से यानी 1900 ईस्वी तक, यानी मैं कहूँ कि मात्र 30 वर्षों तक जो मनोविज्ञान जो चला था वो चेतना के विज्ञान के रूप में चला था। और सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक समय तक मनोविज्ञान किस संदर्भ में चला था, तो सबसे अधिक आत्मा के अध्ययन के रूप में लगभग 2 से 2500 वर्षों तक मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ा गया। उसके बाद लगभग 250 वर्षों तक मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क के संदर्भ में पढ़ा गया। उसके बाद चेतना का विज्ञान, यानी हम आगे से आगे अभिप्राय को पढ़ते जा रहे हैं, उसमें हमने आगे पढ़ा चेतना का विज्ञान। 1870 ईस्वी में जब मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय का दर्जा हासिल कर चुका था, तो उस समय मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में उनके इसी विचार को आधार मान करके, विलियम जेम्स के इस विचार को आधार मान करके, यानी कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है,
इस विचार को आधार मान करके मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यानी मैं कहूँ कि मात्र 30 वर्षों तक, यानी सबसे कम समय तक मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान चला था, यानी मात्र 30 वर्षों तक चला था। और जब 30 वर्षों तक यह जो चला था, यानी चेतना का विज्ञान चला था, और चेतना के विज्ञान में चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है, इस विचार को आधार माना था। अब चेतना है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है कि चेतना क्या है। कि हमारे पास कुल इंद्रियां होती हैं 5। देखिए हमारे पास इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो है, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा प्राथमिक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? प्राथमिक ज्ञान होता है। यानी हम कहें कि मानसिक श्रेणी का प्रथम ज्ञान, या हम कहें, मैं कहूँ कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान या प्रथम ज्ञान, यानी सबसे पहले हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों से होता है। और हम पढ़ रहे हैं चेतना के बारे में कि चेतना क्या है। चेतना को हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। एक तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने भी चेतना के रूप बताए, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं चेतना का वास्तविक रूप क्या है। कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान या प्राथमिक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि हमें जो नॉलेज होती है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कोई चीज़ देखी, नॉलेज हुआ। अब जब हमें सबसे पहले हमारे पास आँख, हमने किसी को देखा, देखने के बगैर तो नहीं हुआ। कोई भी चीज़ है उसको हमने सबसे पहले देखा, पहली चीज़ सबसे पहले ज्ञान हमें आँखों ने करवाया। चल इनको छोड़ देते हैं हम। हमने कोई चीज़ सुनी तो सुनने का काम किसने किया? कानों ने किया। कोई चीज़ हमने सुनी तो नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? चलो उसके बाद में नाक का भी हम कहीं जा रहे हैं, चलते चलते हमें बहुत सी ऐसी जो सुगंध है या कोई ऐसी दुर्गंध है जिसका एहसास हमें कौन करवाती है? नाक ही करवाती है। अब नाक ने भी हमें बताया कि ये तेरे अच्छे यानी सुगंध की चीज़ है, ये दुर्गंध की चीज़ है। वो ज्ञान सबसे पहले किसने करवाया? नाक ने करवाया। उसके बाद जीभ ने भी करवाया। जीभ भी क्या है? जिस जीभ से हमने कुछ खट्टे का, मीठे का अनुभव किया, ज्ञान हुआ कि नहीं? उसके बाद में त्वचा ने भी हमें ज्ञान करवाया। यानी मैं कहूँ कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहलाता है। प्राणी को सबसे पहले ज्ञान इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होती है। कहने का तात्पर्य यानी कि त्वचा है। मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप घर में सोए हुए, ये मान के चलिए कोई कालिया है और ये सोया हुआ है बेचारा। और जब ये सोया हुआ है तो ये सोया यानी मान के चलिए कि इसके ऊपर कोई ऐसी आकृति आकर के गिरती है। यानी मैं कहूँ कि ये जब ये सो रहा था तो इसकी चेतना कहीं ना कहीं काम कर रही थी, और जब सो रहा था तो इसकी इंद्रियाँ काम कर रही थी, इंद्रियाँ काम कर रही थी तो चेतना काम कर रही थी। अब जब ये सोया हुआ था तो ये ऐसी आकृति इसके शरीर के ऊपर आकर के गिरती है, और जैसे ही इसके शरीर पे आकर के गिरती है तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा है? त्वचा है। इसके शरीर की त्वचा पे जब ये आकृति चली, यानी मैं कहूँ कि कोई सांप जैसी आकृति है। ये आकृति कैसी जैसी है? सांप जैसी। ये सांप जैसी आकृति बताया किसने? त्वचा ने हमें ज्ञान दिया सबसे पहले कि तेरे ऊपर इस सांप जैसा कुछ ना कुछ आकर के गिरा है। उसने तुरंत उसको अपने यानी मस्तिष्क में बैठाई इस बात को। यानी सबसे पहले क्या करता है? मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। और मानसिक पीढ़ी के बाद सबसे पहले क्या है? इसका प्रस्तुतिकरण करता है। ये प्रस्तुतिकरण करता है। और प्रस्तुतिकरण 3 रूपों में किया जाता है। हम अधिगम में पढ़ेंगे सही तरीके से। नाम, दूसरा व्याख्या, और तीसरा नाम, उसके बाद में पहचान, और तीसरा व्याख्या।
ये 3 रूपों में रखता है, मस्तिष्क में ये बात जाती है और मस्तिष्क में बात जाने का काम सबसे पहले यानी इंद्रियां काम कर रही है। तो प्राणी चेतन अवस्था में है और चेतन अवस्था में है तो इंद्रियां उसे ज्ञान यानी नॉलेज भेज रही है, अधिगम हो रहा है, उसे एहसास हुआ कि तेरी त्वचा के ऊपर कोई ना कोई ऐसी सांप की जैसी आकृति आकर के गिरी है। और जब वो सांप जैसी आकृति आकर के गिरी तो उसने प्रस्तुतिकरण किया, उसने देखा तो बता दिया कि इसका नाम क्या है, सांप है। और उसने पहचान की कि हाँ ये तो रियल में सांप है। और फिर उसने व्याख्या कर दी कि हाँ ये सांप है, इसके काटने से यही मेरे शरीर के ऊपर से गुजरा है और ये इसके काटने से मुझे नुकसान हो सकता। अब दोस्तों बताइए, जब उसने नाम पहचान और व्याख्या और उस चीज़ को समझा उसने, तो किससे समझा? त्वचा से। ये त्वचा से हमने, और त्वचा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ किसके कारण हुआ? त्वचा क्या थी हमारी? इंद्री थी। और इंद्री से जो ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम चेतनावस्था में होंगे। यानी कहने का तात्पर्य हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां अगर सही तरीके से कार्य करेगी तो ही हम ये कह सकते हैं कि हम चेतन अवस्था में हैं। और तभी मनोवैज्ञानिकों ने कहा, विलियम जेम्स विलियम वुंट, इसके कुछ एक समर्थक भी थे, चेतना का विज्ञान, ये हमारे पास शताब्दी आ जाती है 19वीं शताब्दी, यानी 1870 से इस प्रारंभ हो गया था। मैं कहूँ कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कहलाया, चेतना का विज्ञान कहलाया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कहलाया। और इन्होंने कहा, इसका विज्ञान कहने वाले थे विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना यानी प्राणी में जब कुछ हलचल है, प्राणी की इंद्रियां काम कर रही हैं, तो ही प्राणी अपनी क्रियाएं प्रारंभ कर सकता है, तो ही प्राणी को अधिगम हो सकता है, तो ही प्राणी अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है। यानी प्राणी में अगर चेतन अवस्था ही नहीं है तो वो कैसे अपनी सूचना को, इससे पहले हमने देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान, और अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं? चेतना का विज्ञान। यानी प्राणी के पास पहले क्या है कि चेतन अवस्था ही नहीं है, प्राणी की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। क्या मन और मस्तिष्क कार्य करेगा? नहीं करेगा। और जब मन और मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो क्या आत्मा काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा को ही चलाने का काम मन और मस्तिष्क करता है। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान देना, कि हमारी आत्मा कई बार कहती है कि ऐसा काम किया जाए, हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब करते हैं तो यानी कुछ पछतावा भी होता है। जिस तरीके से सुपर ईगो में पढ़ते हो आप, आत्मा की आवाज़, आपने कोई काम किया और करने के बाद आपको पछतावा हुआ, और पछतावा होने से पहले भी आपने आप कुछ गलत काम करना पहले किए भी होंगे, और जब तुमने किए हैं, जब काम करने जा रहे हो, यानी मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक चोर है, चोर, अब ये मकान है और एक ये मकान है, इस मकान से यहाँ पे प्रवेश करता है चोर किस लिए जाएगा? चोर चोरी करने के लिए जाएगा। अब मकान यहाँ से चोर निकलता है और चोरी करने के लिए यहाँ तक जाता है, और जब इस घर में प्रवेश करता है, इस घर में प्रवेश करने से पहले उसके मस्तिष्क में विचार आएगा, और जब उसके मस्तिष्क में विचार आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसे उस कार्य को करने के लिए रोकेगा, क्योंकि वो परिणामों की तरफ झांक रहा है। और वो जब यहाँ से निकल करके इस घर में प्रवेश करने को जाता है तो वहाँ पे उसका कहीं ना कहीं आत्मा का एक हिस्सा बोलता है कि तू ये काम कर रहा है, ये गलत है कि सही है। और जब इस काम को आप ये यहाँ पे सोचता है कि गलत है कि सही है, तब ये काम हो भी जाता है, क्योंकि आत्मा है वो अपने अलग अलग रूपों में इसको देखती है। और जब काम हो जाता है तब यहाँ पे पछतावा भी होता है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत से ऐसे गलत काम हैं जो होने से पहले हमारे आत्मा से आवाज़ आती है कि तू ये काम कर रहा है, ये गलत है कि सही है, और होने के बाद भी पछतावा होता है। जैसे आप सुपर ईगो में पढ़ते हो आत्मा की आवाज़, जहाँ पढ़ते हो ईगो सुपर ईगो, 3 चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे व्यक्तित्व। तो यहाँ पे यानी हमने कहा कि यहाँ के जब ये प्रवेश करने वाला था तो इसके ऊपर कंट्रोल करने का भी तो काम यहाँ मन और मस्तिष्क ने किया। यानी प्राणी पहले इंद्रियां ही काम कर रही है, इंद्रियां ही काम कर रही है तो मन मस्तिष्क कार्य कर रहा है, और मन और मस्तिष्क कार्य कर रहा है तो उसकी आत्मा कार्य कर रही है।
तो यहाँ पे विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ये एक अलग बात थी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बहुत कम समय तक चल पाया था, यानी मात्र 30 वर्षों तक, 1870 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। अब विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, इसके कुछ एक समर्थन आए, इसके समर्थक थे। इनके समर्थकों में मैं बात करूं तो विलियम वुंट, शिलिन, चैडविक, विलियम वुंट, शिलिन, चैडविक, टिचनर, वाइस, ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये इसके समर्थक थे। किसके? चेतना के विज्ञान के। विलियम जेम्स के समर्थक थे विलियम वुंट, जेम्स शिलिन, चैडविक, टिचनर और वाइस, और एक खुद हो गए विलियम जेम्स। ये ही दोस्तों, ये जो चेतना के विज्ञान के समर्थक थे ये ही मनोवैज्ञानिक संरचनावादी कहलाए। क्या कहलाए? संरचनावादी। हमारे सामने क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संरचनावादी है। जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे आगे चल करके, जिसमें पूछा जाएगा कि कौन सा संज्ञानवादी है, कौन सा व्यवहारवादी है, उसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा संरचनावादी है। तो इनको याद रखना, एक तो विलियम जेम्स और विलियम वुंट, शिलिन, जेम्स शिलिन, चैडविक, टिचनर और वाइस, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये इसके समर्थक थे, और ये बाद में आगे चल करके क्या कहलाए? संरचनावादी कहलाए। तो दोस्तों, अब चेतना का विज्ञान था, यानी ये अभिप्राय भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब यहाँ पे समस्या, यानी नहीं चलने का कारण क्या थी? आलोचना थी कि आगे मनोविज्ञान सही रूप में नहीं चल पा रहा था, और नहीं चल पाने का कारण आलोचनाएं थी। अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने एक से एक बढ़ कर के दूसरे की आलोचना की, और उन्होंने सिद्ध भी किया। ऐसा नहीं कि सीधी आलोचनाएं करके उन्होंने अपने केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने विषय को मनाने के लिए उन्होंने ऐसे कार्य किए। उन्होंने सिद्ध किया प्रयोग के द्वारा कि ये एक, यहाँ तक ये बात संभव नहीं है। तो इसके भी आलोचक हुए। उन आलोचकों में मैं बात करूँ सबसे पहले, उन आलोचना करने वाले में विलियम मैकडूगल जो थे, विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। द आउटलाइन साइकोलॉजी, यानी मैं हिंदी में इसको कहूँ मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा। विलियम मैकडूगल आलोचना करने वाले थे, तब ये आलोचना की थी विलियम मैकडूगल ने द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में मनोविज्ञान की अवधारणा। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।